तो हम देखते हैं कि दिवाली जैसे जैसे नजदीक आने लगती है तो चीजों के दाम जो रहते हैं वो बढ़ते मार्शल हायर हायर क्या द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर द प्राइस ऑफ दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी जो है बाकी सारे जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिया। अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आज जो मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं यानी लॉ ऑफ डिमांड लेने वाला हूं। तो लॉ ऑफ डिमांड में आपकी जानकारी बता दूं, ये आईएमपी इसको आप मार्क करके रख सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है बहुत दफा। और अगर आप आपके जो टेस्ट में जाओगे या फिर अगर मैं बात करूं आपके टर्म में या फिर आपके सेमेस्टर या प्रीलिम्स में तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस क्या देखने मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली जो आता है वो 8 मार्क्स के लिए आता है, तो इसको लिखना कैसे ये भी चीजें मैंने पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई। इस तरह से मैंने चीजों को क्या किया यहाँ पे अरेंज क्या करके रखा हुआ है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बुक है ये जो लॉ है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था आपके अल्फ्रेड मार्शल द्वारा इनके बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ईयर 1890 में। अब ये लॉ एक्सप्रेस क्या करता है, ये लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि एक प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन क्या है। क्या एक प्राइस और डिमांड प्राइस और डिमांड यानी डिमांड किसकी क्वांटिटी की और किसकी कमोडिटी की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लॉ में ये बताता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटी कितनी कमोडिटी का डिमांड की जा रही है। वही कम प्राइस होता है तो कितनी कमोडिटी डिमांड की जा रही है, अगर ज्यादा प्राइस होता है तो कितनी कमोडिटी डिमांड की जाती है। वही चीज यहाँ पे हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो और स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो स्टेटमेंट ऑफ लॉ जब भी आपको दिया जा रहा है, आप जब भी लिख रहे हो तो आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हो तो आपके मार्क्स क्या कट जाने वाले। चलो यहाँ पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्ज इज द क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहले एक एक करके लाइन समझेंगे। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लॉ एक्सप्रेस क्या करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन क्या एक्सप्रेस करता है। बाकी सारे फैक्टर्स यानी इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, ये सबको क्या अज्यूम करता है, ये सबको लॉ अज्यूम कर रहा है कि कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। समझ में आ गया। तो यही चीज है। तो क्या बोला, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जब कमोडिटी की प्राइस ज्यादा रहेगी तो क्वांटिटी क्या की जाएगी, कम डिमांड की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 400 रुपए किलो सेब मिल रहे तो आप क्या करोगे, सेब ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। वही अगर सेब क्या हो जा रहे 50 रुपए किलो हो जा रहे तब आप क्या खरीदोगे, सेब ज्यादा खरीदोगे कम, सेब ज्यादा खरीदोगे, सही बात है क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो वही लिखा है लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसको लर्न कैसे करना है, देखो मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे बढ़ते हो तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये फिक्स है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट फिक्स है। देखो याद कर लो, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। क्या यहां पे लिख देता हूं, देखो हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, ठीक है। अब यहां पे याद रहेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हायर क्या, द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो हायर स्मॉलर लोअर लार्जर याद कर लो, प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड, बस इतनी चीजें याद कर लो, आपका हो गया। देखो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉल इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप जो है इस स्टेटमेंट ऑफ लॉ को क्या लर्न क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अजम्पशन पढ़ेंगे। तो देखो एक्सप्लेन क्या करना है आपको, बस यही चीज एक्सप्लेन करनी होगी आपकी किसमें, आपके ओन वर्ड्स में। अब अजम्पशन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अजम्पशन क्या होता है, देखो अजम्पशन बेसिकली ऐसे सर्कमस्टांसेस अज्यूम किए जाते हैं कि अगर ये सर्कमस्टांसेस रहेंगे तभी ये लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं रहेंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली चीज क्या बोली गई है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे समझना, जो भी आपने पढ़े थे क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, बस उसके आगे क्या लगा, नो चेंज इन इनकम लगा है। देखो इनकम हमने पढ़ा था तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम लिखा है, इसको आप नो चेंज इन इनकम भी लिखोगे तो भी राइट आएगा, ठीक है। तो क्या दिया है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अब ये चीज बोलेंगी है कि इंसान की जो इनकम होनी चाहिए, जितने पैसे वो कमाता है उसमें क्या चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो ना बढ़ना चाहिए वो ना घटना चाहिए। अगर बढ़ा तभी भी लॉ एप्लीकेबल नहीं, अगर घटा तो भी लॉ एप्लीकेबल नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 400 रुपए किलो मैंने एप्पल बोले, ठीक है। पर्सन बंदा कमा रहा था 1000 रुपए और वो कमाने लग रहा है 1 लाख रुपए, तो 400 रुपए के सेब खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा। क्योंकि जब उसकी सैलरी 2000 से या फिर 1000 से 1 लाख हुई तो उसकी परचेसिंग पावर यानी क्या, परचेसिंग पावर क्या बढ़ गई।
तो वो 400 रुपए उसके लिए कुछ नहीं, वो 400 रुपए किलो के सेब क्या खरीदेगा। तो देखो इस वजह से इनकम अगर बढ़ती है तो भी क्या होता है, डिमांड के चलो एप्लीकेबल नहीं होता, अगर कम भी होता है तो भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इनकम जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या होना, चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? अगर देखो पॉपुलेशन का साइज बढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग थे तो 10 लोग क्या कर रहे थे, ये चीज कर रहे थे, ठीक है, आपका क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, वही अब क्या हो गया, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, 100 लोग हुए, तो अब क्या हो गया, डिमांड क्या हो जाएगा, अगर प्राइस ज्यादा भी रहेगा तो डिमांड क्या होगा, 100 लोग तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि पहले 10 लोग थे तो क्वांटिटी कितनी डिमांड है, 2 किलो की डिमांड की जा रही थी, अब 100 लोग हो गए, पॉपुलेशन बढ़ा, तो दो अभी 100 लोग में से चलो 100 तो नहीं खरीदेंगे लेकिन 20 तो खरीदेंगे, तो देखो डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इस वजह से पॉपुलेशन की साइज भी क्या होनी, चेंज होनी चाहिए। सेम चीज प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी चेंज नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी जो प्राइस है चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हुआ तो भी क्या होगा, यहाँ पे क्या असर पड़ेगा, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताई आपको, ठीक है। फिर नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, ठीक है, लोगों के टेस्ट के हैबिट में, फैशन में भी चेंज होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो अगर टेस्ट चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल खाना पसंद था लेकिन अब मुझे मैंगो का टेस्ट पसंद है, ठीक है, इवन दो प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, मैं किस पे चेंज हो जा रहा हूं, मैं चेंज हो रहा हूं मैंगो पे, तो बताओ प्राइस में कुछ चेंज नहीं होने की वजह से भी डिमांड जो होगा कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं मैंगो पे शिफ्ट हो जा रहा हूं, समझ में आ गया। तो यही चीजें आप बोलेंगे। नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए, इस वजह से क्योंकि जब टैक्सेशन पॉलिसी आती है तो वहां पे क्या होता है, आपके जो पैसे होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो जैसे आपकी पॉलिसी मैंने बताया, आपके इंपोर्ट पॉलिसी अगर मैं बात करूं, इंपोर्ट का कितना परसेंट लगता है, हमारा 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है। कोई सामान है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, कितने रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का मिल रहा है, पहले वो 100 रुपए का मिल रहा था, कितने रुपए का, 100 रुपए का मिल रहा था, तो लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है, प्राइस कम ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब टैक्स कितना लग गया, 100% लग गया, लेकिन अब उसी गुड्स के लिए अभी हमें मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 200 पे अब करना पड़ेगा, तो मैं खरीदूंगा नहीं, जब नहीं खरीदूंगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बात है। तो इसलिए बोला गया है कि टैक्सेशन पॉलिसी में भी क्या कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 पॉइंट रखे थे, आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे डिमांड शेड्यूल एंड ग्राफ है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दो मिनट की, ये थोड़ा सा मेरे पैनल के ऐसा थोड़ा सा भाव खाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 2 मिनट दोस्तों, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा था तो यहाँ पे हमने जूम करवा दिया, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, माफ करना। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, क्या जब 50 रुपए क्या प्राइस थी, कितने रुपए, जब 50 रुपए प्राइस थी तो लोग कितना डिमांड कर रहे थे, 1 किलो डिमांड कर, वही 40 हुआ तो कितना, 2 किलो, जब 30 हुआ तो 3 किलो, जब 20 हुआ तो 4 किलो, जब 10 हुआ तो 5 किलो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड जो है बढ़ रहा है, वैसे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप क्या पता चला है, यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ये बोलता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, वही डिमांड प्राइस कम होएगा तो डिमांड क्या बोलेगा, मैं बढ़ आऊंगा। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपकी ग्राफ दिया हुआ है, तो ये आपका 2 एक्सिस हर बार की तरह, आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्स एक्सिस पे क्या आपका क्वांटिटी डिमांडेड की जो यूनिट्स होंगी वो, और आपका प्राइस इन रुपीज क्या यहाँ पे दिया रहेगा। समझ में आ गया? अब यहां पे समझना, ये देखो 10, 20, 30, 40, यहां पे देखा 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारी प्राइसेस हो गई, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो जब 50 रुपए किलो था तो कितना डिमांड करते, एक, तो यहाँ पे और यहाँ पे इनका रिलेशन जहां इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे बन गए। जब 40 था तो कितना, 40, 2, देखो बोला ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये इस तरह से, ये ऑलरेडी ग्राफ मैंने कई बार समझाया, इस वजह से मैं इतना डिटेल में बताया नहीं मैंने। अब देखोगे पहला कहा था यूनिट हमारा ऊपर की तरफ था, ऊपर से हम लोग नीचे आए धीरे धीरे, यानी हमारे जो डिमांड का स्लोप कर रहा है, कहां नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे मेरे लेफ्ट हैंड में, और ये एंडिंग पॉइंट कहां मेरे राइट हैंड। तो हम बोलेंगे द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गया? यही चीज आपको क्या एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, देखो आप एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें इस तरह से लिखोगे कि जब प्राइस 50 रुपए था कमोडिटी का, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी की जा रही थी,
वो 1 किलो, जब 40 हुआ तो 2 किलो, जब 30 हुआ तो 3 किलो, जब 20 हुआ तो 4 किलो, 10 हुआ तो 5 किलो। तो यही चीज देखना है। और लिख रहा है therefore it shows the demand schedule shows that the price and the quantity demanded has an inverse relationship। फिर आपको ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ को डिमांड कर्व को बनाना, डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करना रहेगा। क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, एक्स एक्सिस क्या मेजर करता है, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स को मेजर कर रहा है। वही वाई एक्सिस क्या है कि जो प्राइस इन रुपीज को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। ठीक है, आप ये लिखोगे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, द डीडी कर्व यानी द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम एक्सेप्शंस लिखेंगे। अब एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या, देखो एक्सेप्शंस क्या होता है। एक्सेप्शंस मतलब दोस्तों ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अजम्पशंस क्या है, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे तभी लॉ एप्लीकेबल होगा। और एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस जहां पे लॉ ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे गिफन पैराडॉक्स की बात करूं तो गिफन पैराडॉक्स क्या है दोस्तों, यहां पे समझना। अब हमने लो या फिर इंफीरियर गुड्स का सुना होगा, तो ये लोअर इंफीरियर गुड्स होता है क्या, देखो लोअर इंफीरियर गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी अगर प्राइस कम भी हो जाती है तभी भी उनकी डिमांड क्या कभी बढ़ती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात कर लूं राइस की, अगर बात कर लूं चावल है, चावल हम रोजाना खाते हैं, सही बात है। अब ऐसा है क्या, जितने अब चावल का दाम पहले अगर 20 रुपए थे, 20 रुपए थे तो मैं 30 किलो खरीद रहा था। कितना किलो खरीद रहा था, 30 किलो। अब वही चावल का दाम अगर 10 रुपए हो गया तो मैं क्या 60 किलो खरीदना चालू करूंगा, नहीं, तभी मैं 30 किलो खरीदूंगा, क्योंकि मुझे चावल की जो रिक्वायरमेंट 30 किलो ही है, उससे ज्यादा की है क्या, उससे ज्यादा की नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इंफीरियर गुड्स होता है। प्लस अगर मैं ब्रेड की अगर बात करूं तो ब्रेड अगर फॉर एग्जाम्पल एक जो पैकेट है ब्रेड का वो मिल रहा है आपका कितने रुपए का, वो आपका 40 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, एक पैकेट। ठीक है, अब यही ब्रेड अगर 10 रुपए का हो जाता है तो मैं ऐसा है क्या, मैं 40 पैकेट 4 पैकेट खरीदने लगूंगा, नहीं, क्योंकि ब्रेड क्या एक इंफीरियर गुड है, उसको मैं उतना ही खाऊंगा जितना मुझे क्या जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर और ज्यादा कम हो गया तो मैं उसको और ज्यादा खरीदने लगूंगा। समझ में आ गया। तो ये आपका इंफीरियर गुड्स होता है कि अगर इनका प्राइस कम भी हुआ तो भी क्या होगा, इनकी डिमांड क्या कभी बढ़ने वाली नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया। देख क्यों नहीं बढ़ती वो भी समझो। जैसे ब्रेड अगर चावल है, चावल मेरे घर में 30 किलो लगता है तो लोग 30 किलो कंज्यूम करते हैं, मतलब उनकी जो 30 किलो चावल जो होता है उनके कंजम्पशन के लिए क्या इनफ होता है पूरे साल भर के लिए। सही बात है। और वही चावल अगर सस्ता हो जा रहा है तो ऐसा तो नहीं लोग ज्यादा कंज्यूम 60 किलो कंज्यूम करने लगे, नहीं, इस वजह से वो क्या उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता। बल्कि क्या होगा कि जिससे लोग ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं। अभी हमारे गिफन सर ने क्या देखा, गिफन सर ने ये देखा कि जब ब्रेड का दाम क्या सस्ता हुआ, ब्रेड का दाम सस्ता हुआ तो लोग क्या हो गए, लोग ब्रेड का डिमांड नहीं बढ़ा बल्कि वो कहां पे शिफ्ट हो गया, वो मीट की तरह शिफ्ट हो गए। क्यों, मीट खाने लग गया, मटन क्या खाने लगे। क्यों खाने लग गए, क्योंकि उनकी इनकम में क्या हो गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। देखो ये जो ब्रेड अगर पहले 10 रुपए का मिल रहा था, ठीक है, तो उनकी इनकम के हिसाब से ब्रेड सही था, लेकिन ब्रेड का दाम क्या हो गया, कम हो गया और उनकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। जब इनकम बढ़ी, बट ऑब्वियसली बात है जब कभी भी किसी भी की इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो क्या सोचेगा कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, मैं कुछ अच्छा पहनूं। सही बात है। तो ब्रेड उतना अच्छा नहीं था, तो अब इनकम बढ़ी तो मीट उनको खाने के लिए मिला था, इसलिए वो मीट पे क्या शिफ्ट हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं। फिर आता है आपका प्रेस्टीज गुड। प्रेस्टीज गुड क्या होता है, प्रेस्टीज गुड मतलब दोस्तों लग्जरियस गुड। जैसे हो गया आपका लैम्बोर्गिनी हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये क्या है, ये सारे गुड जो एक स्टेटस और सिंबल है। देखो किसको अगर 50 तोला का सोना पहना पड़ता, अपन भाई ये बहुत अमीर आदमी है, किसके पास अगर डायमंड रिंग है तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि अगर प्रेस्टिजियस गुड्स है तो उसकी प्राइस जितना बढ़ेगी लोग उसकी डिमांड उतना करेंगे। समझ में आ गया। तो उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी प्राइस अगर कम करोगे तो लोग उतना डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जितना प्राइस ज्यादा रहेगा लोगों की जो डिमांड होगी उसके लिए उतनी ज्यादा रहेगी। समझ में आया। डायमंड्स की लोगों की डिमांड है कि नहीं, है डिमांड। क्यों, क्योंकि महंगा है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है दोस्तों, अब ऐसा कहा जाता है कि अगर प्राइस कम होती है, प्राइस कम होती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, वही प्राइस ज्यादा होती है तो लोग क्या होते हैं, कम डिमांड करते हैं। लेकिन स्पेक्यूलेशन में क्या रहता है कि प्राइस ज्यादा होने पे भी लोगों का जो डिमांड होता है वो रेज होता है। क्यों होता है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे दिवाली का माहौल आने वाला है थोड़े दिनों बाद, ठीक है, कुछ महीनों बाद, अब थोड़े दिन नहीं बाद, अब कुछ महीनों बाद। अब दिवाली जब आती है तो हम देखते हैं कि दिवाली जैसे जैसे नजदीक आने लगती है तो चीजों के दाम जो रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे तेल का दाम बढ़ जाएगा, जो बातें रहती है उसका दाम बढ़ जाएगा, मिठाइयों के दाम बढ़ जाते, कपड़ों के दाम बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं
कि यहाँ पे पहला दिन था, 10 दिन बाकी दिवाली के, जब आप 10वें दिन जाओगे तो आपको प्राइस थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, आप 9वें दिन जाओगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 8वें दिन जाओगे थोड़ा सा, और 7वें दिन जाओगे और महंगा मिलेगा, 6वें दिन जाओगे और महंगा मिलेगा, 5वें दिन और, 4थे दिन और, तीसरे दिन और, दूसरे दिन और, पहला दिन बाकी रहेगा तो और महंगा मिलेगा। लेकिन क्या लोग अगर 10वें दिन पे ना जाकर 9वें 8वें दिन पे जाते तो क्या लोग सामान नहीं खरीदते? खरीदते, उल्टा और ज्यादा खरीदते। क्यों खरीदते? इस वजह से खरीदते कि 9वें दिन पे गए तो क्यों खरीद लेते? क्योंकि उनको पता है कि दिवाली आ रही तो चीजों का दाम जो होगा और बढ़े आएगा, तो इस वजह से बोलते हैं कि कहीं भाई जो अगर मैं 8वें दिन गया या फिर 7वें दिन गया या फिर 6 दिन बाकी रहे तब गया तो कमोडिटी के प्राइस जो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इस डर के मारे उनकी जो डिमांड होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, उल्टा बढ़ता जाता है, वो और सामान क्या खरीदते जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस स्पेक्यूलेशन क्या बोलते हैं। और प्राइस इल्यूशन क्या होता है? प्राइस इल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमारे मन में ये रहता है कि अगर कोई चीज महंगी है तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, अगर कोई चीज सस्ती है तो कहीं ना कहीं क्या रहेगी? पुअर रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शूज अगर 200 का मिल रहा है तो हमारे मन में आता है भाई 200 का जूता है, कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी, ये हमारे मन में आता है। वही 1500 का जूता ले लिया, भाई इसकी क्वालिटी एक नंबर रहेगी। 4000 का ले लिया, भाई एक सुपर क्वालिटी रहेगी। भले 80,000 के जूते ले ले, इसकी क्वालिटी क्या रहेगी? सुपर रहेगी। ये लोगों के माइंड में माइंडसेट होता है, तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो हमेशा ब्रांड के पीछे भागते हैं। जैसे जो जूते महंगे रहेंगे, जैसे सामान हो गए, कपड़े हो गए, जो थोड़े महंगे होंगे लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इल्यूशन। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जूते की दुकान में गया, उस जूते की दुकान में जाके मेरे को जूता पसंद आया, वो मैंने कितने खरीदे? वो मैंने 10,000 के खरीदे। 10,000 के क्या खरीदे और मैंने उसको खरीद के अपने घर पे लेकर आ गया, यानी उसको गुड्स की मैंने डिमांड की। अब यहाँ पे लेकिन एक्चुअल जो प्राइस की, उस जूते की जो वर्थ थी या फिर उसकी जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, वो कितनी थी? वो आपकी 2,000 ही थी। तो मैंने कितना ज्यादा पे किया? मैंने 8,000 रुपए ज्यादा पे किए। तो ये चीज क्यों हुई? इग्नोरेंस की वजह से। जब बंदा क्या कर देता है कि हायर रेट पे भी क्या कमोडिटी क्या खरीदता है या फिर डिमांड करता है, क्यों? क्योंकि उसको मार्केट वैल्यू की क्या होती है उसकी नॉलेज नहीं होती, इस वजह से। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग इग्नोरेंस बोलते हैं। और हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं? हैबिचुअल गुड्स मतलब जैसे अगर दारू हो गया, फिर उसके बाद सिगरेट्स हो गया या फिर तंबाकू हो गया। सीधा बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, कोरोना का टाइम था, ठीक है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी आपके बोलते हैं ना जो कमोडिटीज थे उनके प्राइस जो थे बढ़ जा रहे थे। वही अब मैं बात करूं शराब की या फिर तंबाकू की, कि मुझे लिटरली पता है कि जो तंबाकू 6 रुपए का मिलता है 7 रुपए का मिलता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब मैं खाता नहीं, कंज्यूम नहीं करता, ऐसा मत बोला कि सर आप कंज्यूम करते हैं आपको प्राइस कैसे पता है, ठीक है। मैंने चीजें नोटिस की, इस वजह से मुझे पता है कि 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए का मिलता है, सही बात है। और वही जो सेम तंबाकू कितने का मिल रहा था? 100 रुपए का मिल रहा था, यानी प्राइस बढ़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो डिमांड में असर नहीं पड़ा, लोग खरीद रहे थे, फिर भी लोग खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको उसकी लत है, हैबिट है, इस वजह से। शराब की अगर बात करूं तो शराब 2000 की भी मिल रही थी, फिर भी लोग खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी लत है। क्लियर हो गया? तो यही चीज था आपका क्या लॉ ऑफ डिमांड। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझा होगा। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। और वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? देखो मैं एक लाइन में कहूंगा, सीधी सीधी बात खत्म करूंगा। वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या होता है? जब कभी भी क्या होगा, किसी भी कमोडिटी का डिमांड कम या ज्यादा होगा, किस वजह से? प्राइस की कम या ज्यादा होने की वजह से। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। सर कौन से फैक्टर्स? इनकम हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फिर उसके बाद अगर बात करो एक्सवाइजेड टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, तो ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन सिर्फ प्राइस की कम ज्यादा होने की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग वेरिएशंस इन डिमांड बोलते हैं। और वेरिएशन इन डिमांड दो तरह के, एक्सपांशन इन डिमांड होता है और एक आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। अब एक्सपांशन इन डिमांड मतलब सर क्या होता है? जब क्या होगा, डिमांड होगी किसी भी कमोडिटी की, वो क्या होगी? वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो चुका है, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन मतलब क्या होता है? बड़ा, सही बात है। तो यही देखो क्या लिखे? राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्सपांशन इन डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्राफ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो पी क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी ओरिजिनल प्राइस रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, ओजी है, ठीक है। डिमांड, जब प्राइस ओरिजिनल था तो क्वांटिटी डिमांड इतना ही था। अब क्या हो गया? प्राइस नीचे आ गया, यानी प्राइस कम हो गया। देखो P1 दिख रहा है नीचे की तरफ, मतलब कम हो गया, ठीक है। तो क्या देखो डिमांड बढ़ रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है कि नहीं शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड क्या हो रहा है? शिफ्ट हो जा रहा है। समझ में आ गया? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन इन डिमांड बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको लिखना है कि द डिमांड कर्व शिफ्ट राइट साइड, ठीक है, ये आपको लिखना रहेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड
जब डिमांड क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलेंगे। देखो यहां पे प्राइस पहले ये थी, प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो डिमांड क्या था, पहले ये था, अब क्या हो गया, डिमांड इधर आ गया अंदर की तरफ, यानी कम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो डिमांड कब होता है वो लेफ्ट साइड क्या, अंदर की साइड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो वेरिएशन और एक्सपेंशन मेरे ख्याल से दोनों ही क्लियर हो गया होगा आपको। अब चेंजेस इन डिमांड क्या होता है, देखो चेंजेस इन डिमांड मतलब क्या होगा, डिमांड कम और ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर जैसे इनकम, प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टैक्सेशन पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स में क्या हो रहा है, चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ, डिमांड कम और ज्यादा हुआ, और जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग चेंजेस इन डिमांड बोलेंगे। जैसे फॉर इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारे फैक्टर्स उसमें फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, बाकी सारे जो फैक्टर्स है उसमें फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, और प्राइस जो है कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो प्राइस, देखो कांस्टेंट प्राइस में कोई भी चीज नहीं दिख रही है। अब क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सपांशन इन, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अब डिक्रीज इन डिमांड कब बोलेंगे, जब क्या होगा, प्राइस डिमांड क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं और प्राइस क्या कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे आपको दिख रहा है प्राइस है, डिमांड क्या था, पहले इतना था, डिमांड क्या था, पहले इतना था, अब डिमांड क्या हो गया, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कम हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हमने पूरा जो चैप्टर है वो क्या कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सारी चीज समझी होंगी, और मेरे ख्याल से अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको चाहिए कि ऐसे और भी सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और एक प्यारे से कमेंट हमारे लिए छोड़ना, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके बाकी सारे चैप्टर्स है उसके लिए भी वीडियो क्या हम बना सके दोस्तों।